स्वागत है आपका ज्ञानोदय पॉडकास्ट में। आज हम एक बहुत ही आम से लगने वाले लेकिन गहरे सवाल पर बात करेंगे। क्यों कुछ लोग बार बार गलत लोगों को ही अपनी तरफ खींचते हैं? ऐसा क्यों होता है कि पूरी कोशिश के बाद भी रिश्तों में बस दर्द और निराशा ही हाथ लगती है? बिल्कुल। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि किस्मत खराब है, नहीं, ये अक्सर एक पैटर्न होता है, एक ढर्रा, हाँ। एक पैटर्न। और देखिए, अच्छी बात यह है कि हर पैटर्न के पीछे कोई ना कोई वजह होती है और इसे बदलने का तरीका भी होता है। अच्छा। तो आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है, ये इसी समझ, भावनात्मक उपचार और कैसे स्वस्थ रिश्ते बनाएं, इसी पर है। हम देखेंगे कि इसकी जड़ें कहाँ हैं और कैसे अपनी ऊर्जा और रिश्तों को पूरी तरह बदला जा सकता है। तो सबसे पहली बात, और शायद थोड़ी मुश्किल भी लगे सुनने में, वो ये है कि हम वो नहीं आकर्षित करते जो हम चाहते हैं, हम वो आकर्षित करते हैं जो हम हैं। इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, जरूर। इसका सीधा सा मतलब है, हमारे रिश्ते वो एक आईना है। आईना हमारे अंदरूनी हालत का। हाँ बिल्कुल, हमारी अंदरूनी स्थिति का। अगर अंदर उथल पुथल है, असुरक्षा है, कोई पुराना दर्द है जो ठीक नहीं हुआ, अच्छा। तो फिर हम अक्सर ऐसे लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं जो उसी ऊर्जा को, उसी स्थिति को दर्शाते हैं। ये एक तरह का, क्या कहते हैं, भावनात्मक चुंबक जैसा है। भावनात्मक चुंबक, दिलचस्प है। हाँ, अगर मन में कहीं अपराध बोध है, डर है, या ये विश्वास बैठ गया है कि मैं काफी नहीं हूं, मैं लायक नहीं हूं, तो हम अनजाने में ही ऐसे लोगों को न्योता दे देते हैं जो इन विश्वासों को और पक्का कर देते हैं। अच्छा, तो अगर कोई ये मानता है कि प्यार दुखी होता है, तो उसे दुख देने वाले साथी मिलेंगे, या जिसे लगता है कि अरे प्यार तो कमाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो उसे वैसे लोग मिलेंगे जो बस मेहनत ही करवाते रहेंगे। बिल्कुल सही, एकदम यही बात है। जब तक हम अपनी अंदरूनी भावनात्मक ऊर्जा, अपनी वाइब्रेशन, उसे नहीं बदलते, तब तक एक ही तरह के लोग आते रहेंगे, बस चेहरे बदलते रहेंगे। इसलिए ये पूछने से पहले कि अरे वो ऐसे क्यों है, ज्यादा जरूरी सवाल खुद से पूछना है, मेरे अंदर का कौन सा हिस्सा है जो बार बार इसी तरह की ऊर्जा को चुन रहा है। यहीं से असल में बदलाव शुरू होता है। ठीक है, तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? ये पैटर्न आखिर बनता क्यों है? कहाँ से शुरू होता है ये सब? देखिए, इसकी कई गहरी वजह हो सकती हैं। पहली और शायद सबसे अहम है बचपन की कंडीशनिंग, मतलब हमारे शुरुआती अनुभव। बचपन के अनुभव। हाँ, प्यार के बारे में हमारी पहली समझ वहीं से बनती है। अगर बचपन में प्यार कभी मिलता था, कभी नहीं, या घर में बहुत झगड़े होते थे, या माँ बाप का ध्यान खींचने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती थी, हाँ हाँ, समझ रही हूँ। तो हम अनजाने में सीख लेते हैं कि प्यार और दर्द या प्यार और मुश्किल ये साथ साथ चलते हैं। फिर बड़े होने पर हमारा दिमाग वो नई और स्वस्थ चीजों के बजाय जानी पहचानी चीजों में ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, चाहे वो जानी पहचानी चीज दर्दनाक ही क्यों ना हो। बिल्कुल। इसीलिए कभी कभी जो रिश्ते हमें साफ साफ नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, वो भी अजीब तरह से जाने पहचाने लगते हैं, एक नशे की तरह। और इसमें आत्म मूल्य की कमी, खुद को कम आंकना, उसका भी तो हाथ होता होगा, है ना? हाँ हाँ, बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर अंदर से ये विश्वास ही नहीं है कि हम एक अच्छे, स्थिर, सम्मान वाले प्यार के हकदार हैं, तो फिर हम कम में समझौता कर लेते हैं, बहुत आसानी से। जैसे किसी का थोड़ा सा ध्यान मिल गया, उसी को प्यार समझ लिया, या रिश्ते में जो ड्रामा चल रहा है, जो उथल पुथल है, उसी को जुनून मान लिया। हाँ, ये तो होता है। मन में फिर ऐसी बातें चलती हैं, चलो कम से कम कभी कभी तो ध्यान देते हैं, या शायद ये मेरी ही गलती है, या वो सबसे आम वाली सोच, अगर मैं उन्हें और प्यार दूंगा तो वो बदल जाएंगे। उफ, हाँ, वो बदल जाएंगे, ये तो बहुत सुना है। लेकिन सच ये है कि असली प्यार को, स्वस्थ प्यार को, दुख के जरिए कमाने की जरूरत नहीं होती। वो तो तब मिलता है जब हम खुद को उसके लायक समझते हैं। और कई बार तो लोग शुरू में ही जो खतरे की घंटियां होती हैं, रेड फ्लैग्स, उन्हें भी अनदेखा कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? सब कुछ साफ दिख रहा होता है फिर भी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिल किसी से जुड़ने के लिए इतना तरसता है, इतना बेताब होता है कि वो दिमाग की चेतावनियों को सुनता ही नहीं, अनसुना कर देता है। अच्छा। हम खुद को ही समझा लेते हैं, बहाने बनाते हैं, अरे शायद वो बदल जाएंगे, या नहीं उनका मतलब वो नहीं था, या बस आज मुंह ठीक नहीं है उनका। हाँ हाँ। और पता चलने से पहले ही हम उस रिश्ते में भावनात्मक रूप से इतने गहरे उतर जाते हैं कि फिर निकलना बहुत मुश्किल लगता है। तो उन शुरुआती संकेतों को सुनना, उन पर ध्यान देना, और जरूरत पड़े तो पीछे हटना, ये इस चक्र को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। और एक और अहम कारण है अनसुलझा भावनात्मक आघात, मतलब अनहील्ड ट्रॉमा।
अनसुलझा आघात। हाँ, अगर अतीत में कभी धोखा मिला हो, किसी ने बहुत बुरी तरह रिजेक्ट किया हो या नज़रअंदाज किया हो और वो घाव भरे नहीं हैं, तो वो अनजाने में हमारे आज के चुनावों को गाइड करते हैं। कैसे? हम कई बार अनजाने में ऐसे लोगों की तरफ खींचते हैं जो हमें वही पुराना दर्द फिर से महसूस कराते हैं। शायद एक अवचेतन उम्मीद होती है कि इस बार हम इसे ठीक कर लेंगे, इस बार स्थिति को संभाल लेंगे। हो। लेकिन उपचार, हीलिंग, वो दर्द को दोहराने से नहीं होती, वो होती है जागरूकता से और खुद को वो प्यार और सम्मान देने से जो शायद पहले नहीं मिला। एक और दिलचस्प विचार है मिरर थ्योरी का, यानी आईना सिद्धांत। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं? ये कैसे काम करता है रिश्तों में? हाँ, जरूर। मिरर थ्योरी ये कहती है कि हर व्यक्ति जो हमारे जीवन में आता है, खासकर जिनके साथ गहरे रिश्ते बनते हैं, वो एक आईने की तरह होता है। आईना? हाँ, वो हमारे अपने ही हिस्सों को हमें वापस दिखाता है, खासकर उन हिस्सों को जिन्हें शायद देखने की, समझने की या ठीक करने की जरूरत है। अच्छा, तो मतलब जो लोग हमें चोट पहुंचाते हैं वो असल में हमें कुछ दिखा रहे होते हैं। बिल्कुल। जो लोग हमें बार बार चोट पहुंचाते हैं या जिन्हें हम गलत लोग कहते हैं, वो अक्सर हमें ये दिखाते हैं कि हमारी अपनी सीमाएं कहाँ कमजोर हैं, कहाँ हम अकेले होने से बहुत डरते हैं, कहाँ हम दूसरों से मान्यता चाहते हैं या कहाँ हम अभी भी अपने अतीत का कोई दर्द लेकर घूम रहे हैं। तो सवाल, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, से बदलकर अगर हम ये पूछें, ये स्थिति या ये व्यक्ति मुझे मेरे बारे में क्या सिखा रही है, तो नजरिया बदल जाता है। ये तो पूरी सोच ही बदल देने वाली बात है। हाँ, क्योंकि जैसे ही हम वो सबक सीख लेते हैं जो वो रिश्ता हमें सिखाने आया था, तो फिर उसी तरह का व्यक्ति या स्थिति बार बार आना बंद हो जाती है। जैसे इम्तिहान पास कर लिया तो वही सवाल दोबारा नहीं आता। ये बात तो सोचने वाली है। पर इन भावनात्मक पैटर्न को, इन धरों को पहचाना कैसे जाए? कई बार तो हम इतने उलझे होते हैं कि पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, पैटर्न को बदलने से पहले उसे साफ साफ देखना जरूरी है और इसके लिए थोड़ी ईमानदारी से आत्ममंथन करना पड़ता है। कैसे? क्या सवाल पूछे खुद से? हाँ, कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जैसे मैं आमतौर पर किस तरह के लोगों की तरफ आकर्षित होता हूँ? क्या उनमें कोई कॉमन बात है? मेरे रिश्ते अक्सर कैसे खत्म होते हैं? क्या कोई खास वजह बार बार सामने आती है? इन रिश्तों में मैं कौन सी भूमिका निभाता हूँ? बचाने वाली, देखभाल करने वाली, या हमेशा पीड़ित या किसी को सुधारने वाली? और भावनाएं? हाँ, कौन सी भावनाएं हैं जो इन रिश्तों में बार बार महसूस होती हैं? अपराध बोध, डर, अस्वीकृति। इन सवालों के जवाब अगर कहीं लिखें तो अक्सर एक पैटर्न साफ दिखने लगता है। यही हमारा भावनात्मक ब्लूप्रिंट है। अच्छा, ये हमारा भावनात्मक ब्लूप्रिंट है। हाँ, और एक बार उसे पहचान लिया तो फिर इसे सचेत रूप से जानबूझकर बदलने की कोशिश शुरू की जा सकती है। ज्ञानोदय पॉडकास्ट में हम अक्सर ऐसे आत्मविश्लेषण के तरीकों पर बात भी करते हैं। बिल्कुल। और जब हम पैटर्न पहचान लेते हैं तो फिर आती है बात सीमाओं की, बाउंड्रीज की। इनका क्या महत्व है यहाँ? सीमाएं, बाउंड्रीज, ये यहाँ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये दीवारें नहीं है, ये फिल्टर हैं। फिल्टर? हाँ, फिल्टर, जो हमारी शांति, हमारी ऊर्जा, हमारे आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं। अगर आपकी जिंदगी में बार बार ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपका फायदा उठाते हैं, आपको हल्के में लेते हैं, तो ज्यादातर मामलों में वजह यही होती है कि सीमाएं कमजोर हैं या अस्पष्ट हैं या आप उन्हें ठीक से लागू नहीं कर पाते। तो स्वस्थ सीमाएं कैसे बनाएं? इसके लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। पहला, अपनी सीमाएं जानें, पहचानें कि आपके लिए भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक रूप से क्या ठीक है और क्या बिल्कुल नहीं। दूसरा, उन्हें साफ साफ बताएं, शांति से पर दृढ़ता से, बिना लंबे भाषण के। हाँ बिल्कुल। कई बार बस एक सीधा नहीं या ये मेरे लिए ठीक नहीं है या मैं इसमें सहज नहीं हूं काफी होता है। और सबसे जरूरी, उन पर टिके रहें। टिके रहे, ये मुश्किल होता है। हाँ, क्योंकि जो लोग आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करते वो उन्हें परखेंगे जरूर, टेस्ट करेंगे। अगर आप एक बार झुक गए तो उन्हें पता चल जाएगा कि आपको कंट्रोल किया जा सकता है। ओह। और एक बात याद रखिए, जो लोग आपकी सीमाएं तय करने पर आपसे नाराज होते हैं, अक्सर वो वही लोग होते हैं जिन्हें पहले आपकी सीमाओं की कमी से फायदा हो रहा था। ये बहुत बहुत जरूरी बात कही आपने। और सीमाओं का सीधा रिश्ता हमारे आत्ममूल्य से है, हमारे सेल्फ वर्थ से। तो इसे कैसे ठीक किया जाए? अपनी अंदरूनी ताकत कैसे बढ़ाएं? बिल्कुल सही। गलत लोगों को चुनना या उनकी तरफ खिंचना उसी वक्त कम होने लगता है जब हमें ये गहरा यकीन हो जाता है कि हम इससे बेहतर के हकदार हैं। लेकिन ये यकीन कैसे आए? सिर्फ कहने से तो नहीं आता। नहीं, सिर्फ कहने से नहीं आता, ये महसूस करने से आता है। अपने कामों से,
अपने चुनावों से खुद को साबित करने से आता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ चीजें हैं, जैसे अपने पुराने भावनात्मक घावों पर काम करें, उन्हें स्वीकारें, खुद को माफ करें, अकेले समय बिताना सीखें, अपनी कंपनी एंजॉय करना सीखें। अकेले रहने से डर न लगे। हाँ, जब आप अकेले खुश रह सकते हैं तो आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। ऐसे काम करें जिनसे आपको ताकत महसूस हो, एक्सरसाइज, कुछ नया सीखना, अपनी छोटी छोटी जीतों को भी महत्व देना, और दूसरों से मान्यता लेना बंद करें। आपका मूल्य किसी के पसंद करने से बढ़ता नहीं और किसी के चले जाने से घटता नहीं। जब आप भावनात्मक रूप से आजाद हो जाते हैं तो आपको अपना खालीपन भरने के लिए दूसरों की जरूरत नहीं रहती। और तब ये दिलचस्प है, आप स्वाभाविक रूप से भावनात्मक रूप से स्वस्थ और स्थिर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। इसी से जुड़ी एक और बात आती है ऊर्जा की, वाइब्रेशन की। इसका क्या लेना देना है? ये थोड़ा गहरा पहलू है, पर आसान शब्दों में कहें तो हमारे विचार, हमारी भावनाएं, ये एक तरह की ऊर्जा पैदा करते हैं। अच्छा। हाँ, जब हम लगातार अपराध बोध, गुस्से, डर या असुरक्षा में जीते हैं तो हम एक तरह से कम भावनात्मक फ्रीक्वेंसी पर होते हैं और अनजाने में ऐसे लोगों और हालात को खींचते हैं जो इसी नेगेटिविटी से भरे होते हैं। ओह। दूसरी तरफ जब हम खुद पर काम करते हैं, अपने घाव भरते हैं, शुक्रगुजार होते हैं, प्यार महसूस करते हैं, तो हमारा भावनात्मक वाइब्रेशन, हमारा ऊर्जा स्तर बढ़ता है। और तब क्या होता है? तब आप देखेंगे कि अचानक पुराने नेगेटिव रिश्ते ठीक नहीं लगते। कुछ लोग शायद छूट जाएं, लेकिन उनकी जगह शांति, स्थिरता, सम्मान वाले रिश्ते आने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये बस इमोशनल अलाइनमेंट है। अपनी वाइब्रेशन कैसे बढ़ाएं? आसान चीजें हैं, रोज शुक्रगुजार बने, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, गॉसिप, ड्रामा, नेगेटिविटी से बचें, मेडिटेशन करें या बस चुपचाप बैठें, अच्छा संगीत सुनें, और सबसे जरूरी, दूसरों से और खुद से भी प्यार से, सम्मान से बात करें। आपने पहले रेड फ्लैग्स की बात की थी, कुछ और पक्के उदाहरण दे सकते हैं जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? हाँ, जरूर। इन शुरुआती संकेतों को पहचानना और उन पे भरोसा करना हमें बाद के बहुत सारे दर्द से बचा सकता है। कुछ साफ रेड फ्लैग्स हैं, जब कोई अपनी गलती कभी नहीं मानता, हमेशा दूसरों पर या हालात पर दोष डालता है। हाँ, ये तो बहुत देखा है। जब कोई आपको बार बार ऐसा महसूस कराए कि आपकी समझ या याददाश्त गलत है, जिसे गैसलाइटिंग कहते हैं। जब कोई रिश्ते की शुरुआत में ही जरूरत से ज्यादा तेजी दिखाए, बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा इंटीमेट होने की कोशिश करे, जब कोई आपको कंट्रोल करने के लिए गिल्ट महसूस कराए या बात करना बंद कर दे, साइलेंट ट्रीटमेंट दे। अच्छा। जब कोई हमेशा बेचारा बना रहे, हमेशा विक्टिम मोड में रहे, और एक बहुत बड़ा संकेत, जब आप किसी खास इंसान के आसपास लगातार थका हुआ, परेशान या खाली महसूस करें। गट फीलिंग जिसे कहते हैं। बिल्कुल। जब अंदर से आवाज आए कि कुछ ठीक नहीं है तो उसे सुने। हमारा इंट्यूशन अक्सर हमारी प्यार पाने की इच्छा से ज्यादा समझदार होता है। ये संकेत बहुत काम के हैं। तो मान लीजिए हमने पैटर्न पहचाना, सीमाएं तय की, सेल्फ वर्थ पर काम किया, रेड फ्लैग समझें। अब अलग तरह से चुनना कैसे सीखें? बेहतर चुनाव कैसे करें? देखिए, हीलिंग का मतलब ये नहीं कि गलत लोग आपकी जिंदगी में आएंगे ही नहीं, वो आ सकते हैं। हीलिंग का मतलब है कि आप उन्हें चुनना बंद कर देंगे। अच्छा, हम चुनना बंद कर देंगे। हाँ, आप उन्हें जल्दी पहचान लेंगे और दूर हो जाएंगे। बेहतर चुनने के लिए कुछ चीजें ध्यान में रखें। धीरे चलें, रिश्ते में जल्दबाजी ना करें, जानने समझने का समय लें, आराम से देखें कि वो दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। वेटर्स, अपने घर वाले, अजनबी, सिर्फ आपके साथ नहीं, आपकी ना पर, आपकी सीमाओं पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। क्या वो सम्मान करते हैं? लड़ाई झगड़े या असहमति को कैसे हैंडल करते हैं? शुरुआती केमिस्ट्री से ज्यादा उनके व्यवहार में स्थिरता देखें। कंसिस्टेंसी, केमिस्ट्री तो आपकी जाती रहती है, स्थिरता विश्वास बनाती है। कलमों को देखें, बातों को नहीं। बिल्कुल, वो क्या करते हैं वो ज्यादा जरूरी है, खासकर तब जब आप उन्हें ना कहते हैं या व्यस्त होते हैं। और भावनात्मक परिपक्वता देखें। एक स्वस्थ रिश्ते के लिए 2 इमोशनली मैच्योर लोग चाहिए। इसमें डिटैचमेंट यानी अनासक्ति का क्या रोल है? ये शब्द थोड़ा ठंडा सा लगता है। हाँ, सुनने में लगता है, पर अनासक्ति का मतलब परवाह ना करना नहीं है। इसका मतलब है खुद को खोए बिना परवाह करना। अच्छा। देखिए, आसक्ति, बहुत ज्यादा अटैचमेंट, हमें गलत लोगों का पीछा करवाती है या उन्हें बर्दाश्त करने पर मजबूर करती है, इस डर से कि हम अकेले रह जाएंगे। अनासक्ति हमें वो आजादी देती है कि जब कोई रिश्ता जहरीला हो जाए तो हम बिना ज्यादा टूटे उससे दूर जा सकें। इसे कैसे प्रैक्टिस करें? बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वेस्ट ना करें। भरोसा करने से पहले परखें।
स्वीकार करें कि हर कोई आपकी एनर्जी का हकदार नहीं है। कंट्रोल करना छोड़ें। जब आप इमोशनली डिटैच्ड होते हैं तो आप ज़्यादा पावरफुल होते हैं। आप गिड़गिड़ाते नहीं, पीछा नहीं करते, समझौता नहीं करते। आप शांति से चुनते हैं। तो ये सारी समझ, पैटर्न, सीमाएं, सेल्फ वर्थ, रेड फ्लैग्स, चुनाव, डिटैचमेंट, इन सब को मिलाकर अपने लव ब्लूप्रिंट को, मतलब रिश्तों के प्रति अपने नजरिए को दोबारा कैसे लिखें? बहुत अच्छा सवाल है। जब आपको अपने पुराने पैटर्न, अपनी ज़रूरतें, अपनी सीमाएं, अपनी कीमत समझ आ जाती हैं, तो आप रिश्तों के लिए एक नया स्वस्थ ब्लूप्रिंट बना सकते हैं। कैसे? खुद से पूछें, मैं अपने रिश्तों में किस तरह की एनर्जी लाना चाहता हूँ। मैं किस तरह की प्यार और सम्मान का हकदार हूँ। कौन सी वो चीज़ें हैं जिनसे मैं अब कभी समझौता नहीं करूँगा। मेरे नॉन निगोशिएबल्स क्या हैं। मैं खुद किस तरह का इंसान बन रहा हूँ जो ऐसे स्वस्थ रिश्ते को आकर्षित और निभा सके। इस नए ब्लूप्रिंट में इमोशनल बैलेंस, आपसी सम्मान, ईमानदारी, शांति, इन चीज़ों को जगह दें। और फिर आगे आप जो भी चुनाव करें वो इस नए ब्लूप्रिंट के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन क्या ये हीलिंग प्रोसेस हमेशा सीधी लाइन में चलती है? क्या कभी ऐसा नहीं होता कि हम फिर से पुराने पैटर्न में चले जाएं? हैं और फिर हो सकता है कभी आप पीछे हटें, पुरानी आदतों में फिसल जाएं। हो सकता है आप अब भी कभी कभार गलत लोगों की तरफ आकर्षित हों। तो फिर फायदा क्या हुआ? फायदा यह है कि अब आप उन्हें बहुत जल्दी पहचान लेंगे और शायद बहुत जल्दी उनसे दूर हो जाएंगे। यही विकास है। अगर ऐसा होता है तो ये मत सोचिए कि आप फेल हो गए। नहीं, आप रियल टाइम में सीख रहे हैं। खुद पर सख्त न हो। बिल्कुल नहीं। खुद से हमदर्दी रखें, माफ करें। हीलिंग में धैर्य चाहिए, परफेक्शन नहीं। इसमें अकेलेपन या यूं कहें कि एकांत की क्या भूमिका है? ज्यादातर लोग तो अकेले रहने से डरते हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। अकेलेपन का डर ही तो अक्सर लोगों को गलत संगत में डालता है या किसी भी तरह के साथ के लिए समझौता करवाता है। हाँ। लेकिन सच ये है कि एकांत, मतलब जब हम जानबूझकर अकेले समय बिताते हैं, वही वो जगह है जहां असली बदलाव होता है, जहां हम खुद को खोजते हैं। खुद से मिलते हैं। हाँ, जब आप दूसरों से या फोन से अपना ध्यान भटकाना बंद करते हैं, तब आप अपनी सच्ची इच्छाओं, अपने डरों, अपनी जरूरतों को समझते हैं। शांति में, मौन में स्पष्टता बढ़ती है और स्पष्टता से शक्ति आती है, समझदारी से चुनने की शक्ति। एकांत आपको सिखाता है कि आप अपने आप में पूरे हैं। तो आखिरकार ये कैसे पता चलेगा कि हाँ, अब बदलाव आ गया है, अब हम सही यानी स्वस्थ लोगों और रिश्तों को आकर्षित कर रहे हैं? इसके क्या संकेत हैं? जब आपकी अंदर की दुनिया बदलती है तो बाहर भी संकेत दिखते हैं। कुछ ऐसे हो सकते हैं, आप अब रिश्तों का या लोगों का पीछा नहीं करते। चीजें स्वाभाविक रूप से आपकी तरफ आती हैं। अच्छा। नए रिश्तों में आप परेशान या डरा हुआ महसूस करने के बजाय शांत और सहज महसूस करते हैं। आप ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं, बिना आपके बार बार कहे। आप अकेले होने से डरते नहीं, बल्कि उसे एंजॉय करते हैं। बातचीत ज्यादा सच्ची, हल्की और कम बनावटी लगती है। आप अब ड्रामा या उथल-पुथल को प्यार समझने की गलती नहीं करते। मतलब पूरा वाइब बदल जाता है। हाँ, बिल्कुल। जब आप अंदर से ठीक होते हैं तो आपका पूरा वाइब्रेशन बदल जाता है और आपके आसपास की दुनिया भी उसी के हिसाब से बदलने लगती है। तो अंत में इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी निचोड़ क्या है? सार क्या है? सबसे जरूरी बात, निचोड़ ये है, आप सही लोगों को उनकी तलाश करके नहीं पाते। आप उन्हें वैसा बनकर आकर्षित करते हैं जैसा साथी आप चाहते हैं। मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसा बने। हाँ, अगर आप ईमानदारी चाहते हैं तो पहले खुद ईमानदार बने। दयालुता चाहते हैं तो खुद दयालु बने। भावनात्मक स्थिरता चाहते हैं तो खुद स्थिर बने। अपनी कीमत पहचानें और उसमें विश्वास रखें। किसी और के तूफान में शांत रहें, खुद तूफान ना बने। वाह। जब आप सच्चाई, आत्मसम्मान और अंदरूनी शांति के साथ जीते हैं तो आप एक सिग्नल भेजते हैं दुनिया में, एक ऊर्जा भेजते हैं जो कहती है मैं स्वस्थ, सच्चे, गहरे रिश्तों के लिए तैयार हूं। और फिर आप ठीक वही अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। तो मतलब ये है कि कोई बदकिस्मत नहीं है, बस शायद प्यार को गलत तरीके से सीख लिया था और अब उसे भुलाकर नए सिरे से सीखने का वक्त है। और जिस पल आप बाहर किसी और से ज्यादा खुद को, अपनी शांति को चुनते हैं, हाँ, उसी पल गलत लोग आपको चुनना बंद कर देते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब आप अपनी अंदर की शांति को किसी और के होने या ना होने से ज्यादा महत्व देते हैं तो आप आखिरकार अपनी जिंदगी में उथल-पुथल और ड्रामा को खींचना बंद कर देते हैं और आप स्पष्टता और सुकून को खींचना शुरू कर देते हैं। आप दर्द के लिए नहीं, शांति के लिए चुंबक बन जाते हैं। लेने वालों के लिए नहीं, देने वालों और साथ निभाने वालों के लिए।
सतही नाटक के लिए नहीं, सच्ची गहराई के लिए। और शायद यही सबसे पक्का तरीका है गलत लोगों को आकर्षित करने के इस चक्र को हमेशा के लिए तोड़ने का। इस पर सोचने के लिए एक बात ये हो सकती है कि आप वाकई वो इंसान बन रहे हैं जिसे आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। आपकी अपनी ईमानदारी, स्थिरता और आत्मसम्मान का स्तर अभी क्या है? अगर आपको ज्ञानोदय पॉडकास्ट का ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि इस पॉडकास्ट का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा। और हमें ये भी बताइए कि आप किस किताब या किस विषय पर अगला पॉडकास्ट सुनना चाहेंगे।